हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लासेस में आप सभी को स्वागत है ना। जल्दी जल्दी आप सब जुड़ जाइए, है ना। अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका मित्र भी, है ना, दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सके, है ना। तो आज चलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन का आज चौथा लेक्चर है ना, क्लास 10 का, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे, है ना। इसके पिछले वीडियो में बहुत सारे समझाए हैं। प्लीज आपसे अनुरोध है कि पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तो आगे वाला ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो आज चलते हैं, ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन में हम बता दिए थे, है ना। दर्पण में चल रहे थे, कहाँ पे चल रहे थे? तो दर्पण में, है ना। दर्पण टॉपिक में चल रहे थे, तो बताए थे, सबसे पहले बताए थे कि दर्पण किसको कहेंगे? तो प्रकाश को जो परावर्तन कर देता है उसे हम क्या कह देंगे? दर्पण है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार की होती थी, है ना, बता दिए थे, है ना। दर्पण कितनी प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की। ध्यान से देखिएगा, हम फिर से बता रहे, दर्पण कितनी प्रकार की होती है ना, दो प्रकार की दर्पण होती है। समझ में आ गया? इससे पहले हम, है ना, प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। कोई दिक्कत? आज फिर से समझेंगे, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन क्या चीज होता है ना, समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में समझेंगे, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन क्या चीज होता है, समझिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन बोलता है, न्यूटन के हिसाब से बताए थे, है ना। इसके पिछले वाले में बता चुके थे कि न्यूटन ने बताया कि जब कोई किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन की घटना कहते हैं। समझ में आ गया? न्यूटन ने कहा था, है ना, जो कण का सिद्धांत दिया था, क्या बोला था, और तरंग के हिसाब से भी बोला गया, है ना, जो हाइगेंस दिए थे। तो दोनों के हिसाब से बोला गया था कि जब किसी चिकने सतह पर, जब किसी चिकने सतह पर, है ना, प्रकाश जो है जिस माध्यम से आती है ना, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होती है? सेपरेट लौट जाती है ना। उसे हम क्या कहेंगे? इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। समझिएगा फिर से, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बोलते हैं कि जिस माध्यम से किसी चिकनी सतह से प्रकाश टकराती है, जिस माध्यम से आती है, और क्या चीज? तो चिकनी सतह पर टकराती है, तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या हो जाती है? सेपरेट से लौट जाती है ना। समझ में आ गया? उसे, इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन का नियम, प्रकाश का प्रवर्तन बोला गया था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो बोला गया है कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? जो किरण जिस माध्यम से आती है और एक चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्लियर है? समझिएगा आगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। और क्या बोला गया है कि इसकी बीच में जो है, अब जो लंब डालते हैं, जिस बिंदु पर आती हुई प्रकाश की किरणें मिलती है, उस पे जब हम लंब डालते हैं उस पर, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? और जो इसको हम, जो आती है किरणें, है ना, आती है जो किरणें जिस माध्यम से, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण कहते हैं। समझ में आ गया? और जाने वाली, लौट के सेपरेट जाने वाली किरण, परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तन किरण कहते हैं। परावर्तन किरण कहते हैं। समझ में आ गया? परावर्तन किरण। कोई दिक्कत? और जो हम लंब डालते हैं किस बिंदु पर? तो जिस बिंदु पर आती हुई मिलती है और जाती हुई मिलती है, जो बिंदु बनती है यहाँ पे, है ना, उस बिंदु पर जब हम लंब डालते हैं तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब नाम धरा गया, है ना। क्या धरा गया इसका नाम? तो अभिलंब। समझिएगा, कोई दिक्कत? क्या चीज? तो अभिलंब डालते हैं। समझ में आ गया ना।
कोई दिक्कत? तो अभिलंब इसको कहते हैं। वो बोला गया है कि इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं और इसको हम रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं, है ना। आने वाली किरण को इंसिडेंट, तो इसकी जो है पहला अक्षर आई होता है, इसीलिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्लियर है? कौन सा कौन से सूचित करते हैं? तो आई से। और जो आप प्रवर्तन किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? तो आर कहते हैं। क्यों आर? आर किसका नाम क्यों धरा गया? क्योंकि हम प्रवर्तन जो किरण होती है ना, प्रवर्तन किरण जो होती है उसका पहला अक्षर क्या होता है? रिफ्लेक्टेड, मतलब आर से सूचित, आर है पहला अक्षर, इसीलिए आर से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आते हैं प्रत्येक को का डिफिनेशन लिखते हैं। क्या होती है? सबसे पहले पहला शुरू में क्या पढ़े? आपतित प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े हम? प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में समझेंगे, है ना। इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, है ना। तो जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की, है ना, जब प्रकाश की क्या चीज? किरण, है ना। जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या हो जाती है? उसी माध्यम में किसी उसी माध्यम में क्या हो जाती है? किसी परावर्तक सतह या चिकनी सतह, है ना, परावर्तक सतह से टकराने के बाद, टकराने पर, है ना, टकराने पर उसी माध्यम में किसी परावर्तक सतह से, है ना, सतह यहां पे होगा, परावर्तक सतह से टकराने पर, उसी माध्यम में किसी परावर्तक सतह से टकराने पर क्या हो जाती है? लौट जाती है। उसी माध्यम में किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या हो जाती है? लौट जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन की घटना कहते हैं। समझ में आ गया? क्या बोला कि जब किसी प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में, है ना, उसी माध्यम में क्या होती हैं? किसी परावर्तक सतह से टकराने पर लौट जाती है ना, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो हम क्या कहेंगे? कि प्रकाश का प्रवर्तन की घटना हो रही है। समझ में आ गया? प्रकाश का प्रवर्तन की घटना हो रही है ना। तो आता है क्वेश्चन कि परावर्तक सतह किसको कहते हैं, है ना। तो जिससे हम प्रकाश टकराती है उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम परावर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोल देंगे इसको हम? परावर्तक सतह। समझ में आ गया? परावर्तक सतह बोलेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, है ना। पहला नंबर में क्या होती है? आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, आपतित किरण। समझ में आ गया? और दूसरा क्या होती है? परावर्तित किरण, परावर्तित, है ना, परावर्तित किरण। और क्या होती है? अभिलंब,
अभिलंब, समझ में आ गया? अभिलंब होता है। चौथा क्या होती है? आपतन कोण। आपतन कोण, जिससे किससे सूचित करते हैं? कोण आई से सूचित करते हैं। पांचवा क्या होती है? पांचवा होती है प्रवर्तित किरण, है ना? प्रवर्तित किरण अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आ गया? इतना चीज क्लियर है? जब किसी प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में किसी परावर्तक सतह से टकराने पर लौट जाती है ना? इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं, परावर्तन कहते हैं ना? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। समझिएगा, कोई दिक्कत? आपतित किरण, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद, चिकनी सतह से टकराने के बाद जो लौटती है, सेपरेट जो लौटती है ना, उसी माध्यम में, तो जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। समझिएगा, ये आने वाली किरण है तो इस साइड से एरो रहेगा, और ये जाने वाली किरण है तो ये साइड से रहेगा। कोई दिक्कत? समझिएगा, कोई दिक्कत है? अब इसको हम किससे सूचित करते हैं? तो कोण आर से सूचित करते हैं। कौन सा सूचित करते हैं? कोण आर से सूचित करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब, है ना? समझ में आ गया? तो अभिलंब, है ना, और प्रवर्तित किरण। ध्यान से देखिएगा, क्या है? प्रवर्तित किरण। समझ में आ गया? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिससे हम आई से सूचित करते हैं। उसी तरीका से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? है ना? इसको हम क्या कहेंगे? तो परावर्तित कोण का, है ना, परावर्तन कोण कहते हैं, है ना? और जो आज इसको हम जो लंब डालते हैं, है ना, जिस बिंदु पर आती है प्रकाश और सतह से जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि प्रकाश का परावर्तन के दो नियम पालन करता है ना? प्रकाश जब परावर्तन करता है तो कितने नियम का पालन करती है? तो दो नियम। तो हम कह सकते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं, है ना? तो यहां पे लिख देते हैं क्या चीज पॉइंट में कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम। परावर्तन के कितने नियम? परावर्तन के दो नियम। परावर्तन के दो नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम होता है जी? पहले शुरू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्या ये को क्या है? परावर्तक सतह जो जिससे आती है प्रकाश और कि जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। तो सबसे पहले हम परावर्तन करवाएंगे तभी तो हम नियम का पता लगाएंगे ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? परावर्तन कराइए। तो इस आया और क्या हो गया? इससे टकराया और ये चला जाता है। कोई दिक्कत है? और जो हम अभिलंब डालते हैं इस पर, है ना, अभिलंब जो डालते हैं, कोई दिक्कत? इसको हम अभिलंब कहते हैं। और इसको हम आने वाली किरण को आई से सूचित करते हैं। आई से इस कोण को आई से सूचित करते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण अभिलंब के बीच को जो कोण बनता है आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम किससे सूचित करते हैं? आर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे होता है ना। तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण। क्लियर हो गया? और इसको क्या कब बोलते हैं? तो अभिलंब बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें पॉइंट बनता है कि जिस
जिस सतह से वो टकराती है जब किरण, आपतित होती है किरण, और सतह से जितनी कोण बनाते हुए आती है उतने ही कोण सतह से बनाते हुए क्या होती है, तो परावर्तन होती है ना। ये वाला भी ध्यान से देखिएगा, है ना, ये वाला भी ध्यान रखिएगा कि जितना मान लीजिए थीटा कोण से आया, सतह से टकराया, और थीटा ही कोण से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। एकदम पूरा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत है? ये भी पॉइंट बनता है ना, कहीं कहीं पे पूछ दिया जाता है ना। तो कितना थीटा कोण से, जितना कोण से आती है, सतह से बनाते हुए आती है, उस पर टकराती है, उतने ही कोण बनाते हुए क्या हो जाती हैं, तो परावर्तित हो जाती हैं। समझ में आ गया किरण? तो आई से सूचित करते हैं किसको, तो आई से सूचित करते हैं किसको, तो आपतन कोण को, है ना, और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो दो नियम होता है कि पहला नियम बोलता है, ध्यान दीजिएगा, पहला नियम बोलता है क्या चीज, कि परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। कौन वाला बोल रहा है, ये वाला का बात बोल रहा है जी, है ना। तो परावर्तन कोण कैसा, परावर्तन कोण क्या होती है, बोलिएगा कि कोण आई से सूचित करते हैं, बराबर होता है परावर्तन कोण, है ना, आपतन कोण है, सॉरी ध्यान से देखिएगा, आपतन कोण सबसे पहले, है ना। आने वाली किरण से और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं ना। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। परावर्तन कोण आर, दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ध्यान से देखिएगा, परावर्तन का नियम जो बोलता है कि जब किसी प्रकाश किसी चिकनी सतह से या परावर्तक सतह से, है ना, टकराती है, और टकराने के बाद जो होता है, जो एंगल सतह से बनाते हुए टकराती है, उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और इसमें जो है नियम जो होता है, परावर्तन का दो नियम होता है। तो पहला नियम बोलता है कि आपतन कोण जो बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच, आपतन कोण आई, और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आर, है ना, दोनों आपस में बराबर होती है ना। किसके अनुसार से, तो परावर्तन के नियम के अनुसार से। दूसरा नियम बोलता है कि ध्यान से देखिएगा कि ये जो बिंदु है, तो इस बिंदु पर क्या क्या चीज अवस्थित है बताइएगा। तो आप बताइएगा कि आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, और डाला गया अभिलंब जो है, तीनों एक सतह के एक बिंदु पर स्थित है। बोल सकते कि नहीं, ऐसे भी बोल सकते ना। ध्यान से देख के बोलिए कि कौन सा, ये जो बिंदु दिया हुआ है ये एक सतह है, एक बिंदु पर है, कौन सा चीज है एक बिंदु पर, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, है ना, तीनों एक सतह के एक बिंदु पर अवस्थित होता है। दूसरा नियम यही कहता है ना। तो लिख दीजिए कौन सा, तो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है, स्थित होता है। समझिएगा क्या बोला, पहला नियम क्या बोला, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में बराबर हुए, किसके अनुसार से, प्रकाश का परावर्तन के अनुसार से, है ना। तो दूसरा नियम क्या बोलता है कि आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और डाला गया अभिलंब जो होता है सतह के कौन सा बिंदु पर होता है, तीनों एक ही बिंदु पर
अस्थित होता है। यही होता है क्या चीज, परावर्तन के दो नियम होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो आज आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक है, सबसे पहले हम प्रकाश का प्रवर्तन के कारण ही हमारा क्या होती है, इमेज बनता है ना, प्रतिबिंब जिसे कहते हैं। समझ में आ गया, प्रकाश का प्रवर्तन के कारण इमेज बनता है ना, और लेंस में है ना अपवर्तन के कारण भी क्या होती है, इमेज बनता है। समझ में आ गया, तो लेंस में अपवर्तन होता है और प्रकाश क्या होती है, इसमें दर्पण में क्या होती है, परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन किस में होता है, तो दर्पण में, और लेंस में क्या होती है, तो बोलिएगा कि अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होती है ना। तो अपवर्तन और परावर्तन से ही हमारा इमेज, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया, तो प्रतिबिंब समझिएगा। अगला टॉपिक क्या नाम है, तो प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब क्या है जी, प्रतिबिंब। समझ में आ गया, प्रतिबिंब, बिंब माने क्या होता है, छाया। समझ में आ गया, तो प्रतिबिंब, समझ में आ गया ना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज। समझिएगा, इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना। तो प्रतिबिंब क्या होती है जी, कि परावर्तन के बाद दो किरण जहां पे मिलेगा या मिलने के लिए, मतलब कि हमको क्या अनुभव हो, है ना, कि वहां पे जा करके क्या हो जाएगी, दो जो किरण गुजरेगी वहां पे जाकर मिल जाएगी, है ना। तो दोनों स्थिति में क्या होती है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो जब तक दो किरण, प्रकाश की किरण जो है, जब तक दो प्रकाश की किरण आपस में नहीं विभेद करेगी, नहीं प्रतिच्छेद करेगी, नहीं मिलेगी, तो हम जब तक हम उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। कम से कम दो, है ना। तो प्रतिबिंब बनने के लिए आता क्वेश्चन कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितनी किरण की आवश्यकता होती है, तो दो किरण की आवश्यकता होती है ना। प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी आवश्यकता होती है, तो दो किरण की आवश्यकता होती है, कम से कम। समझ में आ गया, तो जब तक दो किरण आपस में, उससे ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक किरण में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समझ में आ गया, तो दो या दो से अधिक किरणें जहां पे मिलेगी, वास्तविकता में मिलेगी, तो वास्तविक प्रतिबिंब, और हमको आभास होगा कि वहां पे मिल रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होती है, प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी किरण की आवश्यकता होती है, तो दो किरण की आवश्यकता होती है। कितनी किरण की आवश्यकता होती है, कम से कम तो दो किरण। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बता सकते हैं कि प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होना चाहिए, दो किरण आपस में क्या होने चाहिए, आपस में प्रतिच्छेद करनी चाहिए, है ना, प्रतिच्छेद करनी चाहिए, मिलनी चाहिए, है ना। समझ में आ गया ना, तो कुछ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनने के लिए आपस में क्या होने चाहिए, आपस में किरण, आपस में किरण क्या होने चाहिए, मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, मिलनी चाहिए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रतिबिंब बनने के लिए क्या चीज आवश्यकता होती है, तो दो किरण की आवश्यकता होती है ना, प्रकाश किरण। समझ में आ गया ना, तो प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। और दूसरा पॉइंट है कि आपस में क्या होने चाहिए, दो किरण तो आ गया, लेकिन दो किरण आपस में जब तक नहीं मिलेगी, जब तक मेरा प्रतिबिंब नहीं बनेगी। कोई दिक्कत? तो प्रतिबिंब बनने के लिए ये दो चीज की सबसे प्रमुखता होती है, दो किरण की आवश्यकता होती है, आपस में किरण मिलना चाहिए, तभी हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, अन्यथा प्रतिबिंब की हम जो है नहीं बना सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखिएगा, उसी में आता है कि जब, है ना, जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, है ना, आपस में वास्तव में मिलती है, वास्तव में
मिलती है तब वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तब क्या इसका निर्माण होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, निर्माण होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जब प्रकाश की किरणें आपस में मिलेगी तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो मिल तो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किरण जो है दो तरीका से मिलती है। एक वास्तविक में हमको पता चलता है वास्तविकता में कि प्रकाश मिल रही है। एगो क्या होती है? आभास होता है हमको सिर्फ, है ना, आभास होता है कि वहां पे जाकर के लगता है जो आपस में किरण जो है मिल रही है, आभास होती है। तो आभास होगा तो आभासी प्रतिबिंब, और वास्तव में जो मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कोई दिक्कत है? क्लियर? तो आगे चलिएगा। दूसरा उसी तरीका से दूसरा पॉइंट होता है कि जब प्रकाश की किरणें आपस में, है ना, आपस में जब प्रकाश की किरणें आपस में क्या हो जाए? मिले, लेकिन क्या हो जाए? हमको आभास लगे कि वहां पे जाके कुछ हो रहा, मिल रहा है ना, वास्तव में मिले नहीं, है ना, आभास होता है ना। जब प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है तब आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का क्या होती है? निर्माण होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या होती है? तो जब प्रकाश की किरणें आपस में मिली, कोई दिक्कत नहीं है, मिलना तो चाहिए तभी तो प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब वास्तविक में हमको मिलते हुए दिखाई पड़ जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब हम आभास सिर्फ करें कि आभास हम करें कि अनुभव सिर्फ करेंगे, है ना, कि अनुभव हम कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब क्या हो रही है, आपस में दो किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम कह देंगे कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिएगा आगे। प्रतिबिंब क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना दूर? तो चलिए कि अब सब समझेंगे कि दर्पण के बारे में समझेंगे, मिरर, है ना, दर्पण के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? तो दर्पण, है ना, दर्पण के बारे में समझेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? मिरर। क्लियर? दर्पण किसे कहेंगे? प्रकाश को, इसमें पॉइंट बनता है, प्रकाश को परावर्तन, है ना, दर्पण में क्या होती है? प्रकाश को परावर्तित करती है ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि दर्पण कितनी प्रकार की होती है। तो दर्पण दो प्रकार की होती है। दर्पण कितने प्रकार की होती है? दो। एक होता है समतल, क्या होती है जी? समतल दर्पण। दूसरा क्या होती है ना, समतल। दूसरा क्या होती है? गोलीय, गोलीय दर्पण। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पहला होती है समतल दर्पण, दूसरा होती है गोलीय दर्पण। कोई दिक्कत? समझिएगा। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की दर्पण होती है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आप बताइएगा, बहुत सारा कंफ्यूज रहता है कि सर दर्पण तो दो ही प्रकार के होती है, एगो अवतल दर्पण होता है, एगो उत्तल दर्पण होता है ना। यहाँ पे गोलीय दर्पण आ गया। तो नहीं, वास्तविकता में जो है
गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, एक होता है अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? उत्तल दर्पण एगो अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? समझिएगा, समतल दर्पण का मतलब जिसकी परावर्तक सतह सपाट हो, है ना, समान हो, है ना, सभी जगह क्या हो जाए, सपाट रहे, उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे, है ना। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? जिसकी परावर्तक सतह गोल हो, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसमें क्या होती है, केंद्र होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उसी प्रकार जब हम अब गोलीय दर्पण को, है ना, गोलीय दर्पण को हम दो भागों में बांट देते हैं, कोई दिक्कत? तो एक ऐसे निर्माण होगा, एक ऐसा की निर्माण होती है, ऐसे निर्माण होता है। समझ में आ गया ना? तो दो प्रकार की निर्माण होती है। जब इसी को हम जब अंदर की ओर, है ना, अंदर की ओर जब हम कलई कर देते हैं या रंगाई पोताई कर देते हैं, तो किसका निर्माण कर देती है? उत्तल दर्पण का निर्माण कर देता है। यदि हम, है ना, वही दर्पण को, गोलीय दर्पण का दूसरा भाग को हम बाहर की ओर हम पोताई कर देते हैं, रंगाई पोताई कर देते हैं, तो किसका निर्माण कर लेती है? तो अवतल दर्पण का निर्माण कर लेती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिएगा आगे। समझिएगा क्या होती है समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण एगो गोलीय दर्पण। दर्पण का दो ही भाग होता है, समतल दर्पण एगो गोलीय दर्पण होता है। समझ में आ गया? तो समझेंगे गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय भाग का ही भाग होता है ये, है ना। यदि हम ध्यान से देखिएगा कि यदि हम ध्यान से इस गोलीय दर्पण को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, तो एक ऐसा पार्ट निर्माण होता है और एक ऐसा पार्ट का निर्माण होता है। समझिएगा, तो इस तरह का निर्माण होगा। इसके बीच में क्या होती है? तो वक्रता केंद्र होती है, जिसे हम केंद्र बोलते हैं ना। वृत्त में क्या होती है? केंद्र होती है। गोला में क्या होती है? केंद्र होती है। उसी तरीका से ये जो गोल सतह है ना, तो गोल सतह इसका भी केंद्र होगा ना। तो इसका जो दर्पण का केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? केंद्र तो वही तो होता है, लेकिन किसके नाम से जानते हैं? वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? तो बताइएगा, इस टाइप का निर्माण होता है। दो पार्ट में हम बांट दिए इसको, तो दोनों ही इधर, तो इसका भी इधर केंद्र होगा, हम है ना। जैसे कि आप जो है मिलाइएगा, मान लिया जाए ऐसे मिलाइएगा, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे मिलाना हम यदि चाहेंगे, है ना, ऐसे गोलीय दर्पण का, है ना, मान ले जाए, तो ऐसे मिलाएंगे। ध्यान से देखिएगा, छोड़िए, इसको हम ऐसे मिलाना चाहेंगे तो ऐसे मिलेगा। इसका मतलब केंद्र आ गया यहाँ पे, इसीलिए इसका केंद्र बिंदु यहाँ होती है ना, गोलीय दर्पण का। समझ में आ गया? तो गोलीय दर्पण था, इसका भी केंद्र बिंदु इधर होगा, इसका भी केंद्र बिंदु इधर ही होगा। समझ में आ गया ना? तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूज होता है। समझ में आ गया? देखिए, उत्तल दर्पण मान लिया जाए ऐसे हम पार दिए उत्तल दर्पण, है ना, इसको डायग्राम हम इसको, है ना, कर दिए। ये कौन सा बोला? तो उत्तल दर्पण। बोलेंगे कि इसका जो वक्रता केंद्र किधर है, तो क्या होता है, बहुत सारे लड़के को बहुत सारे कंफ्यूज होता है कि इसका जो वक्रता, इसका मतलब समझ गए इधर क्या है, चिकना सतह है, तो चिकना सतह इधर है, तो जिधर चिकना सतह रहता है उस उधर ही क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। जैसे अवतल दर्पण में होता, अवतल दर्पण में हम देखते हैं कि इधर पुताई किया हुआ रहता, रंगाई पुताई जिसे हम कहते हैं ना, कलई करना, है ना, उसको हम यदि हम बाहर कर देते हैं और अंदर क्या होती है, चिकना सतह होता है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण चिकना सतह के सामने में रहता है इसका वक्रता केंद्र। इसका मतलब चिकना सतह इधर है तो इधर ही होगा वक्रता केंद्र, तो ऐसा गलत है। समझ में आ गया ना? इसका वक्रता केंद्र ही इधर ही होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो समझेंगे
कि इसका हम यदि हम आगे ऐसा निर्माण होगा कि नहीं, है ना, इस गोले को हम ऐसे काट देंगे तो ऐसा निर्माण होगा। यदि ऐसा निर्माण होगी तो हम यदि हम इधर हम कलाई कर देते हैं, अंदर की तरफ हम रंगाई पोताई कर देते हैं इसको, तो ये उत्तल दर्पण का निर्माण कर लेता है। कैसा निर्माण, कैसा व्यवहार करने लगता है, तो उत्तल दर्पण की जैसा व्यवहार करने लगता है। यदि इसी को, है ना, यदि इसी को हम देखेंगे, यदि इसी को हम अंदर की ओर, हम बाहर की ओर हम कलाई कर देते हैं, रंगाई पोताई कर देते हैं, तो अंदर की ओर क्या होती है, चमकीला भाग होता है। तो चमकीला भाग अंदर रहेगा तो हम समझ जाएंगे क्या है, अवतल दर्पण है। कोई दिक्कत? तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। समझ में आ गया ना? चलते हैं आगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, उत्तल दर्पण कैसा निर्माण करेगा, तो जिसकी बाहर में क्या हो, चिकनी सतह हो, है ना, बाहर की ओर, या उठा हुआ भाग क्या हो, चिकनी सतह हो, और धसा हुआ भाग कलई किया हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण बाहर की ओर कलई किया हुआ और धसा हुआ भाग क्या हो, समझिएगा, चिकना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। समझ में आ गया? समतल दर्पण का क्या लिखेंगे, जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, सपाट, है ना, सपाट हो, उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो परावर्तक सतह कहने का मतलब क्या हुआ, तो हम जानते हैं कि दर्पण में जब भी होगा तो परावर्तन ही होगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए, है ना, कि पारदर्शी होना नहीं चाहिए। इसका मतलब इसको हम यदि हम रंगाई, अच्छा क्वेश्चन उठता है कि हम रंगाई पोताई क्यों करते हैं जी, तो क्योंकि हम यदि हम रंगाई नहीं करते, है ना, एक साइड, तो प्रकाश आती और दूसरे साइड से क्या हो जाती, पार हो जाती, तो मेरा प्रतिबिंब नहीं बन पाता। समझ में आ गया ना? उसको लेंस के द्वारा हम अपने आंखों में देखने की क्या कर सकते हैं, उसकी व्यवहार में लाया जा सकता है ना, प्रकाश को सिकोड़ने की इसको करा सकते हैं ना, इसका उपयोग करा सकते हैं, जैसे होता है लाइट में होता है ना। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखिएगा, तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तब चलते हैं समतल दर्पण के बारे में, है ना। समतल दर्पण के बारे में डिटेल से समझेंगे, उसी प्रकार जो है अवतल दर्पण के समझेंगे, उसी प्रकार हम उत्तल दर्पण के समझेंगे। समझ में आ गया? तो एक आय की चलते हम, है ना। सबसे पहले हम चलेंगे क्या चीज, समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण में कुछ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, अभी तुरंत बता रहे थे कि यदि गोला रहेगा, है ना, गोलाकार रहेगा, इसको हम क्या होती है, इसमें वक्रता केंद्र होता है, इसमें केंद्र होती है। बताइए, तो हम एक जो है समतल दर्पण में हम किधर ले सकते हैं, है ना, जो वस्तु गोल रहता है उसी का केंद्र रहता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? जो वस्तु गोल रहता है उसी को क्या, उसी में क्या पाया जाता है, केंद्र बिंदु होता है कहीं पे कहीं। लेकिन क्या है, एक लंबाई में केंद्र बिंदु होता है, नहीं होता। समझ में आ गया ना? इसीलिए इसका जो है पहला पॉइंट क्या बनती है, इसका फोकस भी नहीं बनेगा, है ना, इसका फोकस भी नहीं बनेगा। समतल दर्पण में जब यदि हम वक्रता केंद्र नहीं रहेगा तो फोकस भी क्या हो जाएगी, अनंत पर रहेगी। इसका मतलब इसका जो है अनंत माना जाता है। क्या चीज? फोकस भी अनंत माना जाता है ना, फोकस भी अनंत माना जाता है, और वक्रता केंद्र भी, वक्रता त्रिज्या भी जो होती है इसकी कहां पे होती है, अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या और क्या होती है, फोकस जो होती है क्या होती है, अनंत होती है। समझ में आ गया? वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र, ध्यान से देखिए, इसमें पहला पॉइंट में समझिएगा, ध्यान से देखिए। समतल दर्पण में क्या होता है, यदि हम एक समतल दर्पण में है ना, ये क्या है, समतल दर्पण में है, तो इस वस्तु को हम धर दिए यहाँ पे, है ना, इसका प्रतिबिंब जो है ऐसा बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है ऐसे करके आएगा और इधर जो है इधर ही ऐसे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जितना कोण ये जितना ही कोण, है ना, तो क्या होती है, ऐसा ही बिहेवियर करता है। समझ में आ गया ना? समझिएगा आगे क्या इसमें कुछ क्या होती है, पॉइंट को आप सब ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण में, समतल दर्पण का पॉइंट बोलता है, जब हम किसी समतल दर्पण के आगे हम खड़ी होते हैं, है ना, किसी वस्तु को रखते हैं, तो रखने के टाइम जब जितनी दूरी पर हम उस वस्तु को रखते हैं उतना ही दूरी पर क्या होती है, प्रतिबिंब भी बनता है। और कहां पे प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण के पीछे। समझ में आ गया? कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है
है ना, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और आभासी, सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको आभास कर सकते हैं। समझ में आ गया। पहला पॉइंट जो होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब जो बनता है ना, प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा, है ना। और क्या होती है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनती है। वस्तु के कैसा बराबर, कैसा बनती है, बराबर। समझ में आ गया। और कैसा बनती है, सीधा, वस्तु के बराबर, है ना। और आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा, वस्तु के बराबर और आभासी प्रतिबिंब बनता है। और कहां बनती है जी, ध्यान से देखिएगा। तो दर्पण के हमेशा क्या बनती है, पीछे बनती है, दर्पण के पीछे, दर्पण के क्या बनती है, पीछे। दूसरा पॉइंट क्या क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब इसका पीछे बनेगा। इसका मतलब जितना दूरी पर रहेगा ना समतल दर्पण में, है ना, जितना दूरी समतल दर्पण के आगे वस्तु रहती है उतने ही दूरी पीछे उसका प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है। इसका मतलब कह सकते हैं कि दर्पण से वस्तु दूरी, दर्पण से वस्तु दूरी, है ना, बराबर होती है दर्पण से प्रतिबिंब दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब, है ना, दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या होता है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी क्या होती है, इसकी अनंत होती है। वक्रता 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 त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, सॉरी, वक्रता केंद्र, ध्यान से देखना, वक्रता केंद्र और फोकस, फोकस जो होती है क्या होती है, इसकी अनंत होती है। समझ में आ गया, है ना। वक्रता केंद्र, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस अनंत होती है, किसका, समतल दर्पण में। समझ में आ गया। अगला पॉइंट बोलता है कि दर्पण जो होता है जितना आगे बनता है उतना ही। अब किसी व्यक्ति को देखने के लिए, है ना, दर्पण की जो समतल दर्पण की आवश्यकता कितनी होती है ना। तो किसी वस्तु को देखने के लिए जितनी ऊंची वस्तु को हम देखना चाहेंगे, है ना, उसका कम से कम पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम जो है समतल दर्पण आधा होना चाहिए। मान लिया जाए 10 फीट के कोई वस्तु है, उसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हम समतल दर्पण का प्रयोग कितना बड़ा करेंगे, तो उसका आधा कितना, तो 5 फीट का। समझ में आ गया। तो कोई भी वस्तु को हम जितनी बड़ी रहे उससे हमको कोई लेन देन नहीं है, क्या करेंगे, तो जितनी बड़ी वस्तु रहेगा उसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम, और बहुत ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा रहेगा तो और अच्छा, है ना, बढ़िया से दिखाई देगा, तो बढ़िया से उसमें भी दिखाई देगा। लेकिन क्या होती है, किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम, है ना, कम से कम आधा लंबाई का क्या होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए। समझ में आ गया। तो समतल दर्पण कितने होने चाहिए, किसी वस्तु को देखने के लिए क्या होना चाहिए, वस्तु का आधा दर्पण होना चाहिए। लिख देंगे यहां पे, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु का आधी लंबाई के बराबर
दर्पण होनी चाहिए, दर्पण होनी चाहिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पहला पॉइंट क्या लिखवाएं? प्रतिबिंब की जो है सीधा हमेशा बनेगा, वस्तु के बराबर आभासी प्रतिबिंब बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का बता रहे हैं ना, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपस में दोनों बराबर होती है ना। वक्रता केंद्र फोकस जो होती है दोनों अनंत होती है, किसमें? समतल दर्पण में, है ना। किसी वस्तु को पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु का आधा लंबाई का बराबर होना चाहिए, क्यों जी? दर्पण होने चाहिए। समझ में आ गया? अगला पॉइंट बोलता है इसमें जो है थोड़ा सा झूठ टाइप से हमको दिखाता है ना। समझ में आ गया ना? क्या झूठ क्या दिखाता है? प्रतिबिंब कि आप सब अनुभव किए होंगे ना कि यदि हम किसी समतल दर्पण के आगे हम खड़ी रहते हैं तो लगता है हम दायां हाथ से कोई चीज हम काम करते हैं तो लगता है कि बायां हाथ से हम कर रहे हैं, और बायां हाथ से यदि हम काम करेंगे तो लगता है कि दायां हाथ से हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है? ऐसा फील होता है कि नहीं? तो होती है ना। इसका मतलब इसको बोला जाता है पार्श्विक उल्टा। इसको क्या बोला जाता है? तो पार्श्विक उल्टा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब क्या चाहिए? वास्तविकता नहीं, पार्श्विक उल्टा मतलब क्या बोलता है ना कि उसका जो अपना जो होता है समतल दर्पण का, है ना, पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब दिखा देना। इसका मतलब समझ में आ रहा है? यदि हम दायां हाथ हम खड़ी करते हैं तो लगेगा कि बायां हाथ खड़ी कर रहे हैं, और यदि हम बायां हाथ खड़ी करते हैं तो लगेगा कि दायां हाथ खड़ी कर रहे हैं, है ना। उसी तरीका से पार्श्विक हमको अनुभव लगता है कि उल्टा बना रहा है। समझ में आ गया ना? तो इसको हम पॉइंट होता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होती है? पार्श्विक उल्टा होती है। पार्श्विक उल्टा होती है। समझ में आ गया? पार्श्विक क्या होती है? उल्टा। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा कितनी पॉइंट हो गया? 1 2 3 4 5 पॉइंट। ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या? प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति बतावे तो हमेशा प्रतिबिंब जो है बनता है समतल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, और जितनी बड़ी वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण के हमेशा पीछे प्रतिबिंब बनती है। समझ में आ गया? इसकी दर्पण की दूरी, दर्पण से किसी वस्तु की दूरी जो होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो पीछे। तो पीछे भी हम अनुभव करेंगे कितनी? तो जितनी आगे रहेगी वस्तु उतने ही पीछे रहेगा, है ना, उसका प्रतिबिंब। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दर्पण से वस्तु दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। अगला पॉइंट बोलता है वक्रता केंद्र फोकस क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस को क्या होती है? तो अनंत होती है ना। और अगला पॉइंट है किसी वस्तु को पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, समतल दर्पण की आवश्यकता आधी होनी चाहिए। यदि हम 3 फीट का कोई वस्तु को हम देखना चाहेंगे उसका पूरा प्रतिबिंब, तो हाईएस्ट जितना बड़ा ले सकते हैं, हाईएस्ट से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन कम से कम, है ना, तो कम से कम जो होती है वस्तु का आधा दर्पण होनी चाहिए उसका फुल प्रतिबिंब बनाने के लिए, है ना। अगला बोलता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की पार्श्विक उल्टा दिखाई देता है। प्रतिबिंब जो दिखाई देता है पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा का मतलब समझाए क्या चीज? हम दाएं हाथ से कोई चीज काम करेंगे तो लगेगा कि बाएं हाथ से कर रहे हैं, और बाएं हाथ को हम कुछ करेंगे तो लगता है कि दाएं हाथ से कर रहे हैं ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक उल्टा बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समतल दर्पण में यही होता है। समझ में आ गया ना? चलते अब ध्यान से देखिएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे, है ना। मेनली रूप से हम इसका यूज कहां पे करते हैं? समतल दर्पण में, है ना। समतल दर्पण का उपयोग हम घरों में करते हैं ना, कुछ करते हैं ना। समझ में आ गया? देखिएगा आगे चलेंगे। अगला है गोलीय दर्पण का 2 भाग बताए, है ना। गोलीय दर्पण को 2 पार्ट में बांटे तो अंदर यदि हम पुताई कर देते हैं या रंगाई, उसे हम कलई करना कहते हैं, तो कलई कर देते। यदि हम अंदर की ओर कलई करते हैं तो बाहर की ओर कलई क्या होती है? चमकीला भाग होता है।
तो बाहर की ओर चमकीला भाग रहेगा तो उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। यदि हम बाहर की ओर कलई कर देते हैं और अंदर की ओर चमकीला छोड़ देते हैं तो उस भाग को हम क्या कहेंगे, उस गोलीय भाग को हम अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के समझेंगे, है ना। इसमें ध्यान से देखिएगा, कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल। एगो क्या होती है? उत्तल। अब अवतल दर्पण अवतल दर्पण, है ना। समझिएगा क्या होती है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वैसा भाग, गोलीय दर्पण का ना हम कह सकते हैं ना कि गोलीय दर्पण का वह पार्ट भाग जिसका बाहरी भाग कलई किया हुआ हो, कलई किया हुआ हो और अंदर का भाग क्या हो? चमकीला हो। अंदर का भाग क्या हो? चमकीला हो। उसे क्या कह सकते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। समझिएगा आगे। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका बाहरी भाग क्या हो? कलई किया हुआ हो और अंदर का भाग क्या हो? चमकीला हो, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। कहने का मतलब ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वह भाग है ना, तो गोलीय दर्पण का वह भाग तो ऐसा गोला हम, है ना, गोला आधा काटेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो बाहरी क्षेत्र क्या हो? बाहरी भाग, है ना, तो बाहरी भाग कलई किया हुआ हो, है ना, तो कलई कर देंगे हम इसको। क्या दिक्कत है हमको, है ना, कलई कर दिए। समझिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? तो अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया? तो अवतल दर्पण जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? केंद्र, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से सूचित करते हैं, है ना। यहाँ इसके बीच कहीं पे होता है फोकस बिंदु, जिसे हम एफ कहते हैं, है ना, फोकस बिंदु। और इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव, जिसे हम पोल कहते हैं। क्लियर? ये पूरी भाग को, जितनी भाग से प्रकाश परावर्तित होती है उस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आ गया? इतना बात क्लियर। और इधर की भाग को क्या माना जाता है? तो अनंत माना जाता है। इधर भाग को क्या माना जाता है? अनंत माना जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट बनता है कि इसमें क्या क्या चीज होता है ना, गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज भाग होता है ना, इसके भाग के बारे में समझेंगे, है ना। सबसे पहले भाग क्या होता है तो समझेंगे, इसके भाग के बारे में समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला भाग का नाम क्या बताएं? सबसे पहले वक्रता केंद्र होती है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ध्यान से देखिएगा, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, है ना, जिसे हम सी से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? तो सी से। समझ में आ गया? वक्रता केंद्र को सूचित करने के लिए सी से, सेंटर जिसे हम कहते हैं ना, सी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखिएगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहने का मतलब एक प्रकार का केंद्र ही है ना, जो एक गोलीय दर्पण का भाग है ना। गोलीय दर्पण का जो केंद्र रहता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं ना। तो गोलीय दर्पण का भाग को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। समझ में आ गया? तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? तो वक्रता केंद्र को डिफिनेशन हम यदि हम लिखना चाहेंगे तो गोलीय भाग का केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? गोलीय भाग के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं? ये जो है गोली है ना, इसका गोलीय क्या होती है? मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता
केंद्र कहते थे ना, तो उसी को वक्रता केंद्र, दर्पण में क्या बोला जाता है इसको, वक्रता केंद्र। समझ में आ गया? तो वक्रता केंद्र की परिभाषा हम लिखना चाहेंगे, डिफिनेशन लिखना चाहेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? गोलीय भाग के, या तो हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, है ना, मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, है ना? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे इसको। समझ गया? उसके बाद चलते हैं, इसमें क्या होती है, अगला होती है दूसरा नंबर में P, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोल, है ना, ध्रुव बोलते हैं, है ना, ध्रुव, जिसे हम किसे सूचित किया जाता है? P से। ध्रुव किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण के, है ना, अवतल दर्पण के जिस भाग के द्वारा, है ना, ये जो मुख अक्ष होता है, इसको मुख अक्ष बोला जाता है ना, तो अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को कह सकते हैं, है ना, या तो जिस बिंदु से होते हुए अवतल दर्पण से मुख अक्ष प्रवेश करती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। समझ में आ गया? तो ये यहां पे लिख सकते हैं क्या चीज, कई तरह से लिख सकते हैं। तो अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? तीसरी जो आती है वक्रता त्रिज्या आती है ना, वक्रता केंद्र से ध्रुव की, अच्छा सबसे पहले आता है मुख अक्ष, है ना, मुख अक्ष के बारे में समझते हैं। मुख अक्ष किसको कहेंगे जी? तब वक्रता केंद्र से, है ना, और ध्रुव को मिलाने वाली, है ना, रेखा को क्या कह सकते हैं? मुख अक्ष कह सकते हैं, है ना। वक्रता केंद्र को और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कह सकते हैं। तो लिख दीजिए इसका, तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को है ना, रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया? क्या चीज? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। अगला बनता है क्या चीज? ध्यान दीजिएगा, ये क्या था? ध्यान से देखिएगा, है ना, अवतल दर्पण था, मुख अक्ष यहाँ पे P था, यहाँ पे C था, है ना, और यहाँ पे F था। समझिएगा, F चौथा जो होता है फोकस बिंदु, क्या होती है? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को बड़ा F से सूचित करते हैं, है ना। फोकस बिंदु को क्या लिख सकते हैं जी? तो यदि हम प्रकाश को मुख अक्ष के समानांतर गुजारते हैं और गुजारने के बाद परावर्तन होती है, प्रकाश, है ना, दर्पण से परावर्तन होती है, और परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को ही फोकस बिंदु कहते हैं, है ना। मुख अक्ष के, या तो हम लिख सकते हैं परावर्तन के बाद किरण, प्रकाश की किरण जब परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या कर सकते हैं?
फोकस बिंदु कह सकते हैं ना। ये भी लिख सकते हैं ना, जब प्रकाश की किरणें किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं ना, फोकस बिंदु कहते हैं। समझिएगा आगे किसको कहेंगे फोकस बिंदु। तो परावर्तन के बाद किरण जो है, प्रकाश की किरण जब आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहते हैं। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। और आगे अगला पॉइंट क्या बनता है, वक्रता त्रिज्या। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, है ना, जिसे हम आर से सूचित करते हैं, है ना, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? तो वक्रता त्रिज्या ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या गोला में क्या होती है, गोला में जब हम वृत्त में जब त्रिज्या खींचना चाहेंगे तो इसको हम केंद्र से, है ना, परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोला गया, दर्पण में इस केंद्र को क्या बोला गया, तो वक्रता केंद्र बोला गया। तो वक्रता केंद्र और जिस इसको मध्य बिंदु को क्या बोला गया, है ना, अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, तो पोल बोला गया, है ना, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं क्या चाहिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, सी, है ना, वक्रता केंद्र, और पी इसका मतलब ध्रुव के बीच दूरी को, है ना, बीच दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया। यहां पे सी लिखने में कोई दिक्कत है, तो सी वक्रता की केंद्र और पी ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं, है ना, वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार आता है, छठा आता है क्या चीज, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं उसको, फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसको हम छोटी एफ से सूचित करते हैं ना, फोकस दूरी। इसका मतलब फोकस आ रहा है ना, तब फोकस बिंदु और कहां पे, ध्रुव के बीच जाएगा, है ना, इधर तो अनंत की ओर नहीं जाएगा। तो सेपरेट जब दूरी नापते हैं तो दो को क्या होना चाहिए, एंड बिंदु होना चाहिए, तभी तो हम दूरी माप सकते हैं, अन्यथा दो दूरी तो अनंत होती है ना। कितना हम नापेंगे, तो इसको मापने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, फोकस बिंदु की जरूरत होगी और ध्रुव के भी जरूरत होगी। तो फोकस दूरी, है ना, फोकस बिंदु, और हम लिख सकते हैं क्या चीज कि P मतलब ध्रुव के बीच दूरी को क्या कर सकते हैं हम, इसको फोकस दूरी कहेंगे, दूरी को फोकस दूरी। फोकस दूरी कहेंगे। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर हो गया, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज अभी तक बताएं, है ना, ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। उसी प्रकार ध्रुव होता है ना, वक्रता केंद्र होती है, ध्रुव होती है, मुख्य अक्ष होती है, फोकस बिंदु होती है,
वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी होती है ना। इसको हम ध्यान से समझाते हैं, इतना दूर लिख लीजिएगा ध्यान से। अब लेते हैं एक दर्पण, ध्यान दीजिएगा, क्या लिए? एक दर्पण। अभी तो हम दर्पण इसको नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसको हम क्लई नहीं किया अभी तक, है ना। या हम बाहर कर सकते हैं, तो बाहर करेंगे तो अंदर की ओर धंसा हुआ भाग चमकीला हो जाएगा, तो अवतल दर्पण का निर्माण हो सकता है। और यदि हम अंदर की ओर कर देते तो बाहर की ओर क्या होती है? चमकीला भाग हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण का निर्माण। इसीलिए हम इसको अभी नहीं कर सकते दर्पण है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब तो हम कह सकते हैं कि दर्पण है ना। इसको क्या कर दीजिए, इसको कलई कर दीजिए, अच्छी तरीका से सजा दीजिए इसको। अब जो है बन गया हमारा अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बन गया? तो अवतल दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी बात जो है यहां पे क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। अवतल दर्पण का निर्माण हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं जी? बोलिएगा कि मुख अक्ष। अभी हम इसको कुछ नहीं बोल सकते, समझ में आ गया। जब तक हम वक्रता केंद्र की नहीं दे देंगे, है ना, जब तक हम इसको मुख अक्ष नहीं बोल सकते। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे कहीं पे दे देते हैं, इधर दे वक्रता केंद्र की इधर, तो इसके आगे की ओर रहता है ना, धसा भाग तरफ रहता है। इसको हम क्या मान लेते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे सूचित करते हैं? तो सी से सूचित करते हैं। यहाँ पे होता है फोकस बिंदु, है ना। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम फोकस बिंदु, जिसे हम बड़का एफ से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? और फोकस से वक्रता केंद्र से इसको हम जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम पोल बिंदु कहते हैं, मतलब ध्रुव बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया? वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम बोल दिए थे क्या चीज? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। क्लियर? और फोकस और पी मतलब ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? तो फोकस दूरी, जिसे हम एफ से सूचित करते थे। क्लियर है? और दर्पण का एक होता है द्वारक। दर्पण का क्या होती है? द्वारक होती है ना। अगला पॉइंट बन जाएगा दर्पण द्वारक। दर्पण का द्वारक, समझिएगा। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो जितनी दर्पण का वैसा भाग, है ना, दर्पण का द्वारक कौन सा भाग कहलाएगा? तो दर्पण का वैसा पूरा का पूरा भाग जिससे प्रकाश परावर्तित होती है, उस पूरी क्षेत्र को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आ गया? अब बताइए कहां से कहां तक ये जो है प्रकाश को हम भेजेंगे तो परावर्तित कर देगा? तो बोलिएगा कि यहां से शुरू करेंगे तो यहां पर भी क्या होगा? चमकीला होगा, तो परावर्तित करेगा। और यहां से शुरू के लिए यहां तक आएंगे, है ना, यहां तक आ जाएंगे, तब पर भी क्या करेगा? परावर्तन करेगा कि नहीं? इसका मतलब ही पूरे टोटल भाग को क्या कहेंगे? दर्पण द्वारक कहते हैं, है ना। इसको हम डिफिनेशन लिखना चाहेंगे सेपरेट रूप में, तो क्या लिख सकते हैं? दर्पण का वैसा पूरा भाग जिससे प्रकाश के क्या हो? परावर्तन संभव हो, उसे पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे, है ना। तो लिख लीजिए, दर्पण का द्वारक किसे कहेंगे? तो दर्पण का पूरी वह भाग जिससे क्या हो? प्रकाश परावर्तन, प्रकाश क्या हो? परावर्तन हो, उस पूरी क्षेत्र को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहते हैं ना। प्रकाश परावर्तन हो उस पूरी भाग को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे। दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आ गया? दर्पण का द्वारक, है ना। इतना ही चीज होता है, समझिएगा, है ना। कोई दिक्कत? तो दर्पण का द्वारक किसे कहेंगे? दर्पण का वैसा पूरा क्षेत्र जिससे प्रकाश क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्लियर है? आज जो है यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे हम कल, है ना, वाली वीडियो में बताएंगे, है ना।
आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आगे भी बने रहिएगा, है ना, जिससे आप सबको क्या हो, लाभ हो, है ना। कोई दिक्कत? आज यहीं तक चलते हैं, है ना, इसके आगे फिर कल मिलेंगे। आज यहीं तक। जय हिंद।